हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हो बिग इंडिया टीवी। साथियों, आज नए साल के मौके पर सबसे पहले आपको हमारे और हमारे चैनल की तरफ से नए साल की हार्दिक बधाई। और आज 1 जनवरी के दिन पर सूर्य दिवस भी आज के दिन को कहा जाता है। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि आज से 206 साल पहले 1 जनवरी 1818 को महाराष्ट्र के अंदर 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को धूल चटाई थी। लोग कहते हैं कि यह लड़ाई उनके आत्मसम्मान की लड़ाई थी। और साथियों, अब मैं आपको बताऊंगा आखिर नए साल के मौके पर बहन कुमारी मायावती जी ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ ऐलान किया है। बहन कुमारी मायावती ने अपने बयान के माध्यम से बीजेपी सरकार पर लगातार हमला बोला है। जो लोग लगातार कहते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो खामोश हो गई है, चुप हो गई है, बोलती नहीं है। लेकिन साथियों, मैं आपको बताऊं, बहन कुमारी मायावती जी ना कभी पहले चुप हुई थी, ना वो चुप होने वाली। बसपा के विरोधियों ने लगातार एक खबर फैलाकर एक नैरेटिव सेट कर दिया कि बहन जी चुप होकर बैठ गई, बहन जी बोलती नहीं है। लेकिन साथियों, मैंने आपको कल भी बताया था, बहन जी सही को सही और गलत को गलत बोलती है। बहन जी ने जहां बड़ा ऐलान किया नए साल के मौके पर देशवासियों के लिए, तो वहीं पर साथियों बीजेपी को बुरी तरह घेरा है, बुरी तरह फंसा के खड़ा कर दिया है। तो चलिए बिना देरी करते हुए मैं आपके सामने उन बातों को रखना चाहूंगा और आपका भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। उन मुद्दों को, उन खबरों को, जो खबरें आज की निकल कर नए साल पर आई है, जो बीजेपी के लिए नई मुसीबत खड़ी करने वाली है। देखिए बहन जी ने क्या कुछ कहा। देश व दुनिया भर में रहने वाले भारतीय भाई बहनों एवं उनके परिवार को नव वर्ष 2024 की दिली मुबारक। यह साल आप सबके लिए आत्मसम्मान के साथ सुख, शांति, सुरक्षा व सफलता लेकर आए, ताकि आर्थिक असमानता व अन्य गैर बराबरी आदि से मुक्त लोगों का जीवन खुशहाल बने। इस नव वर्ष से सरकार केवल रोजगार की गारंटी सुनिश्चित कर सच्ची देशभक्ति व राजधर्म का निर्वहन करे, क्योंकि बाकी सरकारी गारंटियां संकीर्ण राष्ट्रवाद के छलावा की राजनीति ज्यादा साबित हुई है, जिस कारण लगभग 100 करोड़ लोगों का जीवन लगातार गरीब, पिछड़ा, मजलूम व मोहताज बना हुआ है। देश में मामूली प्रति व्यक्ति आए अर्थात लोगों की जेब में खर्च के लिए पैसे न हो तो विकास का ढिंढोरा लोगों के किस काम का। साथ ही बेरोजगारों की भारी फौज के साथ विकसित भारत कैसे संभव। देश की विशाल आबादी के हिसाब से रोजगार के अवसर की जरूरत ऊंट के मुंह में जीरा नहीं है। और आगे साथियों क्या कुछ लिखा है बहन जी ने। कुल मिलाकर पहले कांग्रेस और अब भाजपा की लंबी चली जातिवादी, अहंकारी व गैर समावेशी सरकार के दुष्प्रभाव से करोड़ों गरीबों का विकास प्रभावित। अतः अब इस संसदीय चुनाव वर्ष में जनहित व कल्याण को समर्पित बहुजनों के उम्मीदों की सर्वजन हितैषी सरकार बनाए, लोगों से यही पुरजोर अपील है। साथियों, बहन जी ने इतने बड़े ट्वीट के माध्यम से भाजपा सरकार के पूरे कार्यकाल की पोल खोल के रख दी है। भाजपा ने आज तक क्या किया, क्या नहीं किया, क्या काम पब्लिक के हित में किया, पूरे के पूरे कार्यकाल की पोल खोल के रख दी है बीएसपी सुप्रीमो ने। अगर मैं आपको इसकी व्याख्या करके बताऊं तो साथियों घंटों कम पड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने 4-5 मिनट के अंदर ही इसको पूरी तरह एक्सप्लेन करने वाला हूं। जरा गौर से सुनिएगा। इस नए साल से सरकार ऐसी गारंटी लेकर आए, ऐसी स्कीम लेकर आए जिससे लोगों को रोजगार मिले, जिससे लोगों का जीवन खुशहाल हो। लेकिन जो अब तक बीजेपी ने किया है वो मात्र समाज के लिए एक छलावे के जैसा है। बहन जी ने साफ साफ लिखा है, क्योंकि जो सरकार ने आज तक कार्य किया है वो राष्ट्रवाद के नाम पर ढिंडोरा पीटकर एक माहौल बनाया गया और ध्रुवीकरण करके चुनाव जीते गए। लेकिन देश में सही मायने में विकास नहीं हुआ। देश के लोगों का जीवन अस्त और व्यस्त हुआ और देश के गरीब, दलित और पिछड़े लगभग 100 करोड़ लोगों का जीवन इतना प्रभावित हुआ कि वह मजलूमों की कतार में खड़े हो गए। उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, और तो और नए साल की खुशियां मनाने के लिए लोगों की जेब में 1 रुपया तक नहीं है। जो काम बीजेपी ने आज तक किए हैं वो मात्र एक छलावा साबित हुआ। बहन जी ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कही हैं ताकि बीजेपी को घेरा जा सके।
साथियों, आपको पता है देश में 2024 का लोकसभा चुनाव सर पे है और देश में चुना जाना है नया प्रधानमंत्री। और नए प्रधानमंत्री के लिए साथियों चुनाव होना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं अब चुनाव आयोग को कौन ऑपरेट करेगा, चुनाव आयोग कैसे चलेगा, अब हमारे देश में चुनाव कैसे होगा, यानी कि निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा। मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया था कि हमारे देश के चुनाव आयोग की बागडोर अब मोदी जी के हाथ में चली गई, या फिर यह कहे कि मोदी जी ने बड़ी चालाकी से अपने कानून के माध्यम से देश के चुनाव आयोग को अपने कब्जे में ले लिया। मोदी जी ने एक बिल पेश किया और उस बिल में क्या कुछ है साथियों, अब देश में चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है और चुनाव आयुक्त है उनकी नियुक्ति होनी है। लेकिन उनकी नियुक्ति करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था केंद्र सरकार को कि एक समिति बनाइए, एक कमेटी बनाइए जिससे आप चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर सके। लेकिन मोदी जी ने कमेटी की प्रक्रिया कैसे रखी, कमेटी का जो प्रोसेस है, जो उसका फॉर्मेट है वो कैसे रखा। मोदी जी ने एक व्यक्ति अपने मंत्रिमंडल से चुना, यानी कि जो भाजपा का मंत्रिमंडल है, कहने को तो देश का मंत्रिमंडल है, और एक मोदी जी खुद उस समिति में शामिल हुए। और साथियों एक व्यक्ति देश के विपक्ष से लिया गया, यानी कि कुल मिलाकर उस समिति में मात्र 3 व्यक्ति शामिल हुए और वो 3 व्यक्ति नियुक्त करेंगे कि देश में अगला चुनाव आयुक्त और अगला मुख्य चुनाव आयुक्त किसको बनाया जाए। अब साथियों अगर एक समिति में कुल 3 वोट हो और 3 वोट में से 2 वोट एक के किसी के पक्ष में पड़ते हैं तो जाहिर सी बात है बात उन्हीं की मानी जाएगी। यानी कि इस समिति में 2 वोट तो बीजेपी के हो गए, एक मोदी जी खुद हो गए, एक उनके मंत्री हो गए, एक हुआ विपक्ष का। उसका क्या, उसकी काउंटिंग कहाँ होगी। तो साथियों मोदी ने बड़ी चालाकी के साथ चुनाव आयोग को भी अपने कब्जे में कर लिया है। कुल मिलाकर यह कहिए कि मोदी जी ने धीरे धीरे देश की प्रत्येक जो स्वतंत्र संस्थाएं थी, जो स्वतंत्र डिपार्टमेंट थे, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो मीडिया हो, सबको अपने कब्जे में कर कर देश के अंदर तानाशाही की सरकार चला रहे हैं। और साथियों 2024 में चुनाव जीतने के बाद क्या होगा, जो लोग अनुमान लगा रहे हैं, लोग तो ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि मोदी जी 2024 का चुनाव जीतते ही हमारे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे और हो सकता है देश में दोबारा चुनाव भी ना हो। लोग ऐसी बातें भी कर रहे हैं। लेकिन साथियों जो इंडिया वाला गठबंधन देश में बना हुआ है, एनडीए के सामने इंडिया वाला गठबंधन कितना टिक पाएगा, कितना कारगर साबित होगा। क्योंकि आपने देखा अभी तक देश में इंडिया वाला जो गठबंधन है वो 100% सही नहीं बना है, मजबूत नहीं बना है। इंडिया गठबंधन अभी भी अधूरा है। क्योंकि हमने आपको लगातार बताया वीडियो के माध्यम से कि उस इंडिया वाले गठबंधन से भी ऐसे बहुत सारे नेता जिनके हाथ में वोट बैंक है, जिनका दबदबा है समाज में, इंडिया वाले गठबंधन से बाहर है। हालांकि लोग कह रहे हैं कि प्रयास जारी है गठबंधन में लाने के लिए। मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि हमारे देश में एक बहुत बड़े नेता माइनॉरिटी समाज के, अल्पसंख्यक समाज के, मुस्लिम समाज के असदुद्दीन ओवैसी जी जो एमआईएम पार्टी को चलाते हैं, वो अभी इस गठबंधन से बाहर है और उनका कोई जिक्र तक नहीं कर रहा है, न कोई उनका नाम ले रहा है। क्या उनको इस गठबंधन में नहीं बुलाएंगे ये लोग? क्या इनको मुस्लिमों का वोट बैंक नहीं चाहिए? क्या मुस्लिमों का वोट इनको मुस्लिमों के नेताओं के बगैर ही आसानी से मिल जाएगा? क्या मुस्लिमों में नाराजगी नहीं जाएगी? और साथियों एक तरफ बहन कुमारी मायावती जी जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी में से एक है, बहुजन समाज पार्टी, उनको भी अब तक गठबंधन में शामिल नहीं किया गया, वो भी गठबंधन से बाहर है। और मीडिया में तो लगातार चारों तरफ खबरें चली रही है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कोई सा भी मीडिया हो, लगातार खबरें बहन जी को लेकर चल रही है। कोई खबर चला रहा है कि बहन जी ने 80 सीटें मांग ली 24 के लोकसभा चुनाव में, कोई कह रहा है कि बहन जी को पीएम पद का चेहरा बनाओ। ये बातें सही है जो खबरें आ रही हैं कि ऐसी बातें चल रही है, लेकिन अभी तक बसपा सुप्रीमो की तरफ से कोई भी ऐसी मांग सामने नहीं आई है जो बहन जी ने खुद प्रेस नोट करके लिखा हो या कॉन्फ्रेंस करके लिखा हो। क्योंकि बसपा के जो फैसले होते हैं अक्सर कर उनको बहन जी खुद लेती हैं
और बहन जी उनको कहती है कि इनका पालन होगा अपनी पार्टी में। और जो उनके सांसद व विधायक बयान देते हैं उनके बयानों की कोई इतनी वैल्यू नहीं है। अगर आप उनके बयानों को पार्टी का बयान मान रहे हो तो ये आपकी भूल है, ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि बहन जी जो आदेश देती है वो खुद देती है और खुद ही वो अपनी मर्जी से गठबंधन के लिए भी ऐलान करेगी जल्दी। साथियों, आपको यह खबर कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।